जाकिर हुसैन साहब जो कि विशेषज्ञ हैं रणनीतिक मामलों के, सवस्थी राव जी हैं जो कि विशेषज्ञ रणनीतिक मामलों की, आप दोनों के साथ में बातचीत करूंगा। लेकिन मुझे कहा गया कि अजय बिसारिया जी को जाना है, तो एक बार अजय बिसारिया जी से बात कर लेता हूं कुछ सवाल, और फिर मैं आप दोनों के पास आता हूं। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अजय बिसारिया जी का परिचय करा दें दर्शकों के साथ। सबसे पहले तो अजय जी डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं, पोलैंड में रह चुके हैं जहां प्राइम मिनिस्टर पहुंचे, बांग्लादेश में रह चुके हैं। लेकिन आज अजय बिसारिया जी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये दौरा पोलैंड और यूक्रेन में रहा है। अजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, और वो इस दौरे को जो यूक्रेन में आज प्राइम मिनिस्टर पहुंचे और जिस तरीके से जेलेंस्की के साथ मुलाकात हुई, इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? क्योंकि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार पहुंचा, और इस जब से लड़ाई चल रही 2.5 साल में आप रूस के राष्ट्र प्रमुख के पास तो पहुंच चुके थे, लेकिन जेलेंस्की के पास कीव में जाके मुलाकात करना, इसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं आप? मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है, क्योंकि ये दर्शाता है कि भारत एक नया शांति का, विश्व शांति का प्रयोग कर रहा है। इट्स एन एक्सपेरिमेंट इन प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस। और उसके अलावा एक एक नया रिस्क टेकिंग डिप्लोमेसी है भारत की, कि प्रधानमंत्री ने एक रिस्क फॉर पीस लिया है, शांति के लिए एक तरह से एक प्रयोग किया है, और उसके लिए वो यूक्रेन गए। तो ये एक पीस मिशन था, और एक शांति का संदेश था। और मेरे ख्याल से भारत ने ये एक बहुत ही अच्छे समय पे ये शांति संदेश दोनों रूस और यूक्रेन को पहुंचाया है जी पिछले 2 महीनों में। बिसारिया जी, पिछले महीने प्राइम मिनिस्टर मॉस्को में थे, पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई। ये कहा गया, ये लिखा गया कि अमेरिका का बहुत प्रेशर था कि आप एक से बात नहीं कर सकते हैं, आपको यूक्रेन भी बात करनी चाहिए, जेलेंस्की भी से भी बात करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये भारत का दौरा, प्राइम मिनिस्टर का दौरा अमेरिका के प्रेशर में हो रहा है? मेरे ख्याल से ये ठीक बात नहीं है। एक जरूर एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग का एलिमेंट है। और जब आप इस तरह की विजिट प्लान करते हैं रूस को और यूक्रेन को, एक रणनीति होती है, कूटनीतिक रणनीति होती है जो चल रही है। और उसमें प्लानिंग की गई होगी कि रूस का भी दौरा होगा और यूक्रेन का भी दौरा होगा। अब युद्ध के समय जो टाइमिंग है, वो आप अपनी तरफ से कंप्लीटली डिटरमिन नहीं कर सकते। मगर मेरा ये मत है कि ये केवल एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग नहीं, उसके अलावा एक ग्लोबल साउथ की तरफ से भी दोनों पार्टीज को संदेश था कि ये युद्ध का अंत किया जाए, क्योंकि ये विश्व के लिए और बाकी देशों के लिए बहुत हानिकारक युद्ध है। फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी, फॉर द फूड सिक्योरिटी, फॉर द हेल्थ सिक्योरिटी, कि सब पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस युद्ध का हो रहा था। तो ये मैसेज उस लिहाज से भी दिया गया। और ये एक भारत की ओर से एक संदेश है, क्योंकि जैसे आज भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं रह सकता। भारत को जब एक तरफ शांति और दूसरी तरफ युद्ध है, तो शांति का पक्ष लेना पड़ेगा। और एक मैसेज जो इस प्रकार की है, वो आज के दौर में और बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स नहीं हैं जो दे सकते हैं, जिनका दोनों तरफ एक ट्रस्ट हो कि वो एक तरह से एक तरफ या दूसरी तरफ नहीं झुक रहे, जी, मगर दोनों को ही एक प्रकार की मैसेज दे रहे हैं कि आप डायलॉग और डिप्लोमेसी की ओर बढ़ें और शांति की ओर बढ़ें। एम्बेसडर बिसारिया बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने जो कहा कि भारत इस युद्ध में निष्पक्ष नहीं था, वो शांति के साथ था। क्या आपको लगता है कि भारत की जो कोशिश है दोनों देशों को एक साथ लाने की, मध्यस्थता करने की, बगैर ये कहते हुए कि हम इंटरमीडिएटरी हैं, कामयाब होता है? आपको लगता है कि ये युद्ध खत्म करा पाएंगे हम लोग, युद्ध खत्म होगा? देखिए, एक शांति का संदेश युद्ध के समय ले जाना बहुत ही आवश्यक है। और दुनिया की ओर से ये अगर हम संदेश ले जाएं, ये एक जरूरी है। इसमें ये आपका मत नहीं हो सकता कि आपके इंटरवेंशन से कल ये युद्ध समाप्त हो जाएगा।
देयर इज नेवर अ गुड टाइम टू इंटरवीन ड्यूरिंग अ वॉर, क्योंकि युद्ध के समय आप अपना टाइमिंग नहीं चूज कर सकते। मगर किसी किसी स्तर पर ये संदेश कोई मार्जिन पे कुछ फर्क ला सकता है कि दोनों पार्टीज को अब पता है, एक तो एक दूसरे का मत उनको मालूम है, और दूसरा उनको बाकी विश्व के देशों का मत मालूम है कि हम चाह रहे हैं कि ये युद्ध जल्द ही समाप्त हो। और आज नहीं तो 6 महीने बाद ये युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ेगा। और उस समय भारत ने एक और जिक्र किया है दोनों पार्टीज को कि अगर आपको हमारी सहायता की जरूरत है पीस मेकिंग में, तो फिर हम उसके लिए भी हम तैयार हैं कि हम आपकी और भी मदद कर सकते हैं। तो मेरे विचार में ये अगले 1 साल में युद्ध समाप्त होगा। शायद युद्ध विराम से पहले थोड़ा और इंटेंसिफाई होगा, और उसका एक हम देख रहे हैं कि एक डेंजरस एस्केलेशन चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन बढ़ा है कुर्स्क में, और रूस बढ़ रहा है डोनेट्स्क में। तो दोनों तरफ से एक टेरिटोरियल अग्रेशन चल रहा है। तो हमारी ये आशा रहेगी कि ये जो संदेश है आज नहीं तो कल दोनों पार्टीज इसको समझेंगे, सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। अजय जी, आप कह रहे हैं कि 6 महीने से 1 साल का वक्त लग सकता है युद्ध खत्म होने में। मेरी दिलचस्पी अब उस पर आ गई है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या अमेरिका के चुनाव जो इस साल के आखिर में हो रहे हैं, उसका संबंध है युद्ध की समाप्ति से? मेरे अनुमान में है, क्योंकि अगर हम यूएस में बढ़े, अगर खास करके अगर ट्रंप की विजय हुई, तो उनका तो कहना ही है शुरू से कि वो युद्ध जल्द ही खत्म करेंगे। दूसरी बात है कि दोनों तरफ और बाकी और पार्टीज में भी थोड़ा सा फटीग है। और ये जो हम देख रहे हैं हाल के 2-3 हफ्ते में, जो यूक्रेन का आगे बढ़ना कुर्स्क में, और रूस की टेरिटरी लेना, ये दर्शाता है कि शायद दोनों पक्ष ये चाह रहे हैं कि थोड़ी और टेरिटरी लें, जिससे जब पीस नेगोशिएशंस हों तो वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इस बातचीत को आगे ले जा सकें, कि दोनों के पास एक दूसरे के प्रिजनर्स ऑफ वॉर हों, दोनों के पास एक दूसरे की टेरिटरी हो, और जब ये नेगोशिएशन आगे बढ़ें दोनों की एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हो। तो ये हमारा अनुमान रहेगा। मगर भारत इसमें औपचारिक रूप से नहीं फंसेगा। भारत का केवल यही कहना है दोनों पार्टीज को कि आप मिल के बात करें और आगे ले जाएं, और अगर आप दोनों का मत है कि हम कुछ मदद करें तो वो मदद हम करने को तैयार हैं। अजय जी, अभी कुछ देर पहले आपने ग्लोबल साउथ की बात की थी। ग्लोबल साउथ में ये चिंता बहुत ज़्यादा है। हम सब विकासशील देशों का समूह है, हम अमेरिका के मुकाबले, रूस के मुकाबले गरीब देशों का एक समूह है। ऐसे में जब युद्ध होता है यूक्रेन और रूस के बीच में, या इजराइल और हमास के बीच में, इनका क्या असर पड़ता है गरीब देशों की अर्थव्यवस्था पर? क्यों गरीब देश जो उनसे मीलों दूर हैं वो प्रभावित होते हैं लड़ाइयों से? बहुत असर पड़ता है, और ये हम देख रहे हैं। हमारे G20 में भी हमने इस बात को उठाया था, और पिछले हफ्ते आपने देखा जो प्रधानमंत्री का वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट था, उसमें भी इस बारे में बात हुई। और ज़रूर ही ये बात दोनों पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने उठाई होगी कि ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है कि ये युद्ध जब बढ़ता है उनकी फूड सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इवन हेल्थ सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि दाम बढ़ते हैं, टूरिज्म कम होता है, निवेश कम होता है। तो हर तरह से ये इस तरह के युद्ध विकासशील देशों पर एक इम्पैक्ट लाते हैं। और शायद इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने रखा होगा ज़ेलेंस्की के सामने और पुतिन दोनों के सामने पिछले महीने। और उनके कैलकुलेशंस में अगर ये बात बैठ गई तो शायद कुछ अंतर पड़ेगा जब वो बातचीत के लिए बैठे। तो अजय जी, ग्लोबल साउथ के देशों में क्या क्या असर भारत की इस कोशिश का होगा? क्या आप शांति का प्रयास कर रहे हैं?
क्या भारत की छवि मजबूत होगी, भारत की साख बढ़ेगी ग्लोबल साउथ के देशों में? बिल्कुल। मेरे ख्याल से भारत ने 3 बैठकें कर चुका है। भारत ने ग्लोबल साउथ का पक्ष G20 के सामने भी रखा था। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा था G20 के साथ। और इस समय युद्ध की जब बातचीत छिड़ रही है तो भारत अपनी तरफ से भी और ग्लोबल साउथ विकासशील देशों की तरफ से भी इस बात को दोनों वॉरिंग पार्टीज के सामने रख रहा है कि हमारा मत है कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए, क्योंकि हमारे भी इंटरेस्ट इस युद्ध में हैं। हमें इम्पैक्ट होता है, ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है, और ख़ास करके जो दुनिया के विकासशील देश हैं उन पर एक डिस्प्रोपोर्शनेट सा इम्पैक्ट होता है इस युद्ध का। इनफैक्ट ग्लोबल साउथ में अगर भारत की साख मजबूत होगी अजय जी, तो इसका एक रिवर्स सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि जो विकसित देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, अब ये भारत की इनिशिएटिव को कैसे ले रहे हैं? क्या आप पुतिन से बात भी कर रहे हैं, आप जेलेंस्की से बात भी कर रहे हैं? इन देशों के कलेजे पर तो सांप लौट रहे होंगे। मेरे ख्याल से इस विषय में सभी का इसमें आकलन पॉजिटिव होगा। और यूएस के व्यू पॉइंट से भी ये एक पॉजिटिव है कि एक कोई विश्व लीडर है जो दोनों से बात कर रहा है, जो दोनों के एक दूसरे के पक्ष भी एक दूसरे के सामने रख रहा है। और इसमें एक और नई बात ये है कि भारत के लिए भी ये एक नया प्रयोग है, क्योंकि ये पहली बार होगा कि कोई भारत का प्रधानमंत्री एक एक्टिव वॉर जोन में उतरा है और वहाँ के लीडर्स से बातचीत करी, एक रिस्क लिया। और इसके अलावा जैसे आपने कहा कि गिने चुने ग्लोबल लीडर्स हैं जो ये कर सकते हैं आज, जिनका दोनों तरफ इतना ट्रस्ट है कि दोनों तरफ वो कम से कम खुल के उनसे बात कर सकते हैं। और जब समय आएगा कि दोनों पक्ष बैठ के आपस में बातचीत करें, तब भारत और अकेले या कुछ और देशों के साथ ये एक और सक्रिय भूमिका निभा सकता है। एक चीज़ और अजय जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एज ए डिप्लोमेट आप इस विषय को हम सबसे अधिक समझते हैं। रूस के साथ भारत ने व्यापारिक संबंध जारी रखे लड़ाई के दौरान भी, अमेरिका नहीं चाहता था, हम सब जानते हैं। क्या भारत और रूस और भारत और यूक्रेन के बीच बातचीत को अमेरिका कैसे देख रहा है? क्या अमेरिका के साथ लॉन्ग टर्म में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप पर पड़ेगा? देखिए, भारत को अपनी जो राजनीति है, अपनी जो विदेश नीति है, कूटनीति है, वो अपने हितों में ही चलानी होगी, अपने हित में ही चलानी होगी। तो राष्ट्र हित की बात है और विश्व हित की बात है, और दोनों इस समय एक कॉन्फ्लुएंस में है, अलाइंड है। क्योंकि भारत के खुद के हित में है कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए, क्योंकि अगर ये युद्ध ज़्यादा चलता है तो एक तो भारत की डिप्लोमेटिक स्पेस कम हो जाएगी कि दोनों पक्षों से भारत बात कर रहा है, रूस से भारत तेल ले रहा है, या डिफेंस रिलेशनशिप है, यूएस की से नज़दीकी है। तो ये डिप्लोमेटिक स्पेस कम होती जाएगी अगर ये युद्ध चलते रहेंगे। और दूसरी बात है कि भारत की जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, भारत विकसित भारत बनना चाहता है, उसके लिए 8 से 10% ग्रोथ हमें चाहिए 20-30 साल तक। तो उसके लिए आवश्यक है कि कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट्स जिसे हम कहते हैं कि एक युद्ध विश्व युद्ध की तरह अगर शुरू हो गया, वो हमारे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को भी थ्रेटन कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम ये ग्लोबल रिस्क जो है उसे मिटिगेट करें, ग्लोबल रिस्क को कम करें। और अगर हम एक शांति का संदेश ले गए और विश्व बंधु के रूप में एक कोई भूमिका निभा पाए युद्ध के रिस्क को कम करने की, तो ये हमारे अपने भी हित में है और ग्लोबल साउथ के हित में भी है, और बल्कि सारे विश्व के हित में है। आखिरी सवाल एम्बेसडर बिसारिया, एक डिप्लोमेट के तौर पर, एक विदेश नीति के जानकार के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपको नंबर्स देने हो, मार्क करना हो भारत की इस विदेश नीति को, कि आप यूक्रेन से बात भी कर रहे हैं, पुतिन से बात भी कर रहे हैं, इसको आप कैसे आंकते हैं? कितने नंबर देंगे आप आउट ऑफ 10?
No, I would say it is a very, very important move. It is a representative of nimble diplomacy. It is of smart diplomacy, of risk-taking diplomacy, of confident diplomacy. तो ये एक भारत की सफलता है कि दोनों पक्षों से आप बात कर पाए, आपने ये रिस्क लिया और ठीक समय पे ये रिस्क लिया। तो मैं तो कहूँगा कि ये भारत का एक नया प्रयोग है और ये सफल प्रयोग है और इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर बिसारिया, हमसे बात करने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही प्रिसाइजली आपने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। आगे बढ़ते हैं। जाकिर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस के लिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आपने इतनी देर तक इंतज़ार किया। अब से मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, ग्लोबल साउथ की जो बात कर रहे थे बिसारिया साहब, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कई बार कहा, आपको लगता है कि ग्लोबल साउथ पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है इस लड़ाई का, और ये लड़ाई अब तुरंत रुकनी चाहिए और भारत के इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया जाएगा ग्लोबल साउथ में? बिल्कुल। अगर हम इस दोनों कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन देखें ग्लोबल साउथ में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो दोनों कंट्रीज जो हैं 3% पूरे ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। $88 ट्रिलियन की हमारी वर्ल्ड अर्थव्यवस्था है दुनिया की, जिसमें 3% इनका शेयर, 10% ये एनर्जी शेयर करती हैं, 15% ये एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट करती हैं, 15% में एग्रीकल्चर में 36% सिर्फ वीट का कंट्रीब्यूशन है। फोर्थ लार्जेस्ट जो है कॉर्न है। 53% जो है ये सनफ्लावर ऑयल प्रोड्यूस करती है, और 5% ये कमोडिटी ट्रेड में शेयर करती हैं। तो इसकी वजह से जो क्राइसिस आई है, सप्लाई चेन डिसरप्शन जो हुआ है, उसकी वजह से बहुत सी कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, इवन बांग्लादेश तक की कंट्रीज में एक हंगर क्राइसिस आई है। फूड प्राइस इन्फ्लेशन हुआ है, फ्यूल इन्फ्लेशन हुआ है, हेल्थ की प्रॉब्लम हुई है, 1/3 प्राइवेट कंजम्पशन डाउन हो चुका है इसकी वजह से। और जो कोरोना के बाद जो रिकवरी हो रही थी, उसमें वर्ल्ड की जो आउटपुट ग्रोथ थी 3% से कम होकर 1.9% आ गई है। और स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में ये तमाम बड़ी बड़ी जो है उथल पुथल हो रही है। और जो स्विफ्ट से 16,000 सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है प्रॉब्लम जो है डेवलपिंग कंट्रीज, जिसका रिलेशन रशिया से था, यूक्रेन से था, ये क्राइसिस में आ गया है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अल्टरनेटिव टू डॉलर की तरफ पेमेंट सिस्टम आ रहा है, ब्रिक्स इमर्ज हो रहा है, वो एक नया पेमेंट सिस्टम ला रहा है, इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ओवरऑल जो है पूरी दुनिया की इकोनॉमी है वो चर्निंग में आ गई है। और पूरी ग्लोबल साउथ चाहता है कि अगर इसी तरीके के डॉलर का विपनाइजेशन होता रहा, इसी तरीके से वर्ल्ड व्यवस्था में इंटरफेरेंस होता रहा, तो हमें एक पैरेलल जो है नेटवर्क स्टैब्लिश करना पड़ेगा। और शायद भारत को यहाँ पर अगुवाई करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, लेकिन हमें लगता है कि करना चाहिए। क्योंकि आपके जो संवाददाता ने ये बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने सुनी उमा शंकर जी ने, कि जेलेंस्की ने कहा है कि अगली मीटिंग जो हम भारत में करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है चाइना इज आउट फ्रॉम वेस्ट, तो वहां पर भी हमारा एक अच्छा पैड बन रहा है। तो ओवरऑल बहुत बड़ी क्राइसिस आई है ग्लोबल साउथ में। जैसे इजिप्ट जी को लीजिए, वो लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वीट है, वहां पे वीट खत्म हुई, भारत की तरफ वो मुंह देख रहे हैं। ईस्टर्न जाकिर अफ्रीकन भाई, कंट्रीज। ये जी। ये बात तय है कि इस लड़ाई की वजह से दुनिया भर में महंगाई आई है। जो खासकर गरीब मुल्क हैं वो और गरीब हो गए हैं, उनकी डिपेंडेंसी बड़े मुल्कों पर और बढ़ गई है। पर बड़ी इकोनॉमी जो है, अमेरिका जैसी और ब्रिटेन जैसी और जर्मनी जैसी, ये धीरे धीरे कर कर निकलने लगी हैं। इनको तो इस लड़ाई से फ़ायदा पहुंच रहा है। जैसे कि अभी बिसारिया साहब बोल रहे थे कि अमेरिका चुनावों के साथ संबंध है इस लड़ाई का, 6 महीने से साल भर के अंदर लड़ाई खत्म होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या जेलेंस्की और पुतिन मानेंगे? आपको लगता है, क्योंकि आप स्ट्रेटेजी को समझते हैं? देखिए, पुतिन का जो मेन मसला ये है कि नेटो का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। जी अगर होता है तो एक बफर जोन बनना चाहिए। ये पुतिन की अपनी डिमांड है, इस पे वो अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जेलेंस्की ये है कि हम जो है नेटो के साथ मेंबर भी बनेंगे और अपनी जो है टेरिटरी वापस भी लेंगे। तो एक बड़ी टसल की बात है। आप देखना ये कि कमजोर कौन होता है। अमेरिका जिस हिसाब से लामबंदी की हुई है, एक चीज अमेरिका की पॉलिसी आप ये देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में जो मेजर कंट्रीज थी, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है,
ब्रिटेन है, इनको आउट करके जो छोटी छोटी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज क्षेत्र जो थे, जो रशिया के एलाइज थे, उनको मजबूत करके सामने ला रहा है, पोलैंड को ला रहा है और सारे कंट्रीज को ला रहा है, जिससे रशिया को के सामने जो है छोटे छोटे जो है प्यादों को मजबूत बना के आर्म्स की सप्लाई करा के उसकी शक्ति को छीण करना है। और अगर अमेरिका का इंटरेस्ट इसमें हम लेते हैं तो अमेरिका इतनी आसानी से इस युद्ध को तब तक नहीं खत्म होने देगा जब तक रशिया जो है घुटने पर नहीं आ जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी जो मीडिएशन पॉलिसी है, हमारी जो सालिसी है, जो ईमानदार जो है जी डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात है, एक क्राइसिस की बात है, क्योंकि हमारे पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। बिल्कुल तो ठीक बात हम कर ये रहे हैं आप। तरीके- मैजिक तो वॉन्ड ये- नहीं, कोई जादुई छड़ी नहीं है भारत के पास, पर भारत का जो प्रयास है ये बहुत ही ईमानदार प्रयास है और इस प्रयास की सराहना दुनिया भर में हो रही है और इसीलिए हम इसको विश्व बंधु और विश्व मित्र की बात कर रहे हैं। थैंक यू जाकिर साहब, वक्त निकालने के लिए और अपना इतना बढ़िया एनालिसिस देने के लिए जो फुल ऑफ डेटा, फुल ऑफ रिसर्च था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।